everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज एक बहुत ही अवेटेड टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ. बहुत बार आप लोगों ने Q&A में इसकी रिक्वेस्ट दी है, तो आज की वीडियो बहुत ही डिटेल होने वाली है और साथ ही साथ आज की वीडियो लंबी भी होने वाली है. बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि वंस यू हैव फिनिश दिस वीडियो आपको इस टॉपिक पे कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. आज का जो टॉपिक है वो है स्क्रिप्टिंग के ऊपर. अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्क्रिप्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें, स्क्रिप्टिंग करते वक्त डूज एंड डोंट्स का ख्याल आपको कहाँ रखना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को कैसे करना है वो सारी बातें आज इस वीडियो में बताई जाएंगी अलॉन्ग विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स. मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं स्क्रिप्टिंग की वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ ये वीडियो प्रेजेंट करूंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि अगर मेरी ये डिज़ायर है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मेरी स्क्रिप्टिंग किस तरह से लिखी होनी चाहिए. ये सारी बातें आज करेंगे. तो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो बेसिकली स्क्रिप्टिंग क्या है वहाँ से शुरुआत करते हैं. देखिए, स्क्रिप्टिंग बिल्कुल राइटिंग की तरह होता है. जैसे आप एक स्टोरी को नरेट करते हैं वर्बली, ऐसे ही राइटिंग के फॉर्म में जब आप किसी स्टोरी को लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग उसी स्टोरी को रिटन फॉर्मेट में बताता है. तो स्क्रिप्टिंग आपके वर्बल नरेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है. हाउएवर, अगर आप इसको किसी एक एक्चुअल स्टोरी में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको एक डायरी एंट्री के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं. इनफैक्ट क्योंकि आप क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के, आप रूल सेट करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, तो अगर आप चाहें, आपको अगर इतने डिटेल पैराग्राफ्स लिखने की आदत नहीं है तो आप बुलेट पॉइंट्स में भी अपनी स्क्रिप्टिंग को लिख सकते हैं. तो टिप नंबर 1, रूल्स आप सेट करिए. अगर आपको डिटेल फॉर्मेट में चीज़ें लिखना पसंद है विद ऑल द एक्सप्रेशंस, विद ऑल द फीलिंग्स, विद ऑल द इमोशंस इन्वॉल्व इन इट, तो आप उस चीज़ को जितना डिटेल लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं. हाउएवर, अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले लोगों में से हैं, नरेशन भी आप टू द पॉइंट करते हैं, सुनना भी आप टू द पॉइंट पसंद करते हैं, तो आई एम प्रिटी मच श्योर आप लिखना भी टू द पॉइंट पसंद करते होंगे. तो इस फॉर्मेट में भी आप बुलेट जर्नल के तौर पे आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी इक्वली इफेक्टिव, क्योंकि रूल आपने सेट किया है अपने मैनिफेस्टेशन के लिए. ठीक है, अब देखिए, स्क्रिप्टिंग ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. एक तरीका है अगेन विश फुलफिलमेंट को फील करने का, एक माइंडसेट में पहुंचने का जहां आप इस डिज़ायर के फुलफिलमेंट को महसूस कर पा रहे हैं. ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं. देखिए, जब भी आप स्क्रिप्ट करें तो यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ समझनी है, राइटर कौन है. राइटर हैं आप. ठीक है, आप कौन हैं? आप हैं क्रिएटर ऑफ द रियलिटी. अब ये क्रिएटर ऑफ द रियलिटी के पास पावर क्या है? पावर ये है कि वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी रियलिटी का क्रिएशन कर सकता है. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पावर के साथ जो आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव ये है कि आप एक ऐसी स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि क्रिएटर आप हैं, आप मेन कैरेक्टर हैं. आपका रोल इस स्टोरी में एज हीरो या एज हीरोइन होना चाहिए. इट शुड नॉट बी दी अदर वे अराउंड. एसपी को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है, आपके करियर के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है, आपके बॉस ने प्रमोशन की बात आपसे करी, इस बात में बॉस को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं देना है. नो, wrong way of approaching the entire technique of scripting. Instead, ये सब जब हो रहा था तब आपको कैसा फील हो रहा था उस बात पर फोकस करके हाईलाइट करना है. जब बात को आप हाईलाइट करेंगे तो इसमें फोकस किसके ऊपर जा रहा है? आपको कैसा फील हुआ? आप कौन हैं? आप हैं मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, आप हैं द हीरो ऑफ द स्टोरी, आप हैं द क्रिएटर ऑफ द स्टोरी, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द ऑब्जर्वर ऑफ द स्टोरी एंड द राइटर ऑफ द स्टोरी. ओके, सो सबसे बड़ी बात, हमेशा फोकस आपको कैसा फील हो रहा है इस पर रखना है और इसी बात को पूरी स्टोरी में आपको हाईलाइट करना है.
ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब आप स्टोरी नरेट करते हैं, खास कर जब वो आपके लाइफ के इर्द गिर्द घूम रही होती है स्टोरी, देन मेक श्योर कि वो स्टोरी में आप हर एक चीज़ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। वाई फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप इसको सिर्फ XYZ पर्सन ने ऐसा कहा, या आप किसी और के नाम का इसमें डिस्क्रिप्शन में नाम यूज़ करके आप उसके बारे में अगर ज़्यादा लिख रहे हैं, तो यू बीइंग द मेन कैरेक्टर, यू आर नेवर गोइंग टू फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर सेल्फ इन द होल नरेशन ऑफ द स्टोरी। तो हर एक चीज़ को आई एम, या आई एम द वन हु फेल्ट लाइक दिस, आई फेल्ट अमेजिंग, आई वॉज द वन हु वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दैट पर्सन, आई एम दिस, आई एम दैट, आई फेल्ट दिस, आई फेल्ट दैट, यू नीड टू राइट दिस अकॉर्डिंगली। जैसा मैंने कहा, मेन कैरेक्टर आप हैं, तो भाई मेन कैरेक्टर के डायलॉग्स आप किसी और को तो नहीं दे सकते हैं ना। उसमें हर एक चीज़, हर एक मोमेंट वो मेन कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्टोरी को नरेट किया जा रहा है, तो मेन कैरेक्टर का रोल तो सबसे ज़्यादा रहेगा ना। इसीलिए फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सारी बातें लिखनी हैं, ताकि जब आप इसको दोबारा रीड करें तो आपको लगेगा कि ये तो मैं ही बोल रही हूँ ना, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये मेरा नाम है, ये मैं हूँ, ये आई एम लिखा है, ये मैं हूँ। Whenever you say I felt amazing when my SP asked me out, it is you who's feeling it, it is you who's narrating it, it is you who is reassuring yourself that yes, it happened, it happened। देखो यहाँ लिखा हुआ है, I am the one who actually felt it। Am I right or wrong? ठीक है, तो इसलिए हर एक चीज़ को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। अब अगर आप चाहो तो इस नरेशन ऑफ द स्टोरी को किस तरह से टर्न अराउंड करना चाहते हो, ये टोटली आपका कॉल है। मतलब अगर किसी ने मुझसे पूछा था Q&A में कि आप स्क्रिप्टिंग कैसे करते हो, तो मैं हमेशा उसमें नेविल गोडार्ड सर की जो कॉन्वर्सेशन टेक्निक है, जो लिसनिंग टेक्निक है, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो हमेशा मैं ये लिखती हूँ कि अगर मेरे को कहीं से गुड न्यूज़ सुननी है, तो मुझे कोई मेरे लव्ड वन आके उस गुड न्यूज़ को बता रहे हैं कि ये हो गया तुम्हारे साथ, कितनी बड़ी बात हुई है तुम्हारे बारे में, लोग अब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। एंड आई कीप ऑन राइटिंग ऑल दोज डायलॉग्स। सो एवरी टाइम आई एम राइटिंग दिस थिंग, तो मेरे इस फॉर्मेट में ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। ऑफकोर्स स्क्रिप्टिंग एक तरीका है, उसके साथ साथ जो नेविल गोडार्ड सर की लिसनिंग टेक्निक है उसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। एंड आई नो कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के मुँह से कोई बात सुन रही हूँ, आई नो अगर मैं अपने ब्रदर के मुंह से कोई बात सुन रही हूँ, तो उनकी वॉइस कैसे साउंड करेगी। तो जब मैं उस स्क्रिप्ट को दोबारा से रीड करती हूँ, तो वो सेम डायलॉग मुझे लगता है कि मेरे माइंड में मेरे पेरेंट्स ही बोल रहे हैं, मुझे लगता है मेरे माइंड में मेरा जो ब्रदर है वही बोल रहा है, या मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वही वो बात बोल रहा है। एंड इट इज़ जस्ट गोइंग टू साउंड एग्जैक्टली द वे आई हैव सीन इट इन माई माइंड्स आई। तो जैसा मैंने अपने माइंड में देखा था, उस पूरे के पूरे सीन को वैसे ही मैंने स्क्रिप्ट कर दिया, और वही चीज़ मैं जब उसको रीड करती हूँ, मेरे माइंड में उसी चीज़ का ख्याल एग्जैक्ट सेम इमोशन के साथ आता है। उनकी बातें, उनका एक्सप्रेशन, उनका बोलने का टोन, मतलब जिनको मैं अपने स्क्रिप्ट में जगह दे रही हूँ दूसरे कैरेक्टर्स के फॉर्म में, उनकी बातें मुझे अपने कानों में सुनाई देती हैं। तो इवन दो मैं पढ़ रही हूँ उस स्क्रिप्ट को, लेकिन मेरे माइंड में वो आवाज़ सुनाई दे रही है कि अच्छा ये कहा था उन्होंने, अच्छा इस टोन में कहा था, अच्छा इतने खुश थे उस दिन ये बात को बोलते वक्त। वो ये चीज़ें आप ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ बात मैंने कह दी कि भाई नेविल गोडार्ड सर की मैंने लिसनिंग मेथड को, टेक्निक को यहाँ इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो किसी भी टेक्निक को इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आप चाहो कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक इसमें ऐड कर सकते हो, आप चाहो इजंट इट वंडरफुल टेक्निक को इसमें ऐड कर सकते हो। ये टोटली आपका कॉल है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था ना, रूल्स आप सेट कर रहे हैं। अब जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव होते जाएंगे, जिस चीज़ को सुनने के बाद आपके मन में वो फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट का एहसास होता है, उस टेक्निक को आप इसमें रिटन फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट बात आती है और वो आती है आपके सीन सेटिंग की। जैसे हम जब सैट्स कर रहे होते हैं तो स्टेट अगेन टू स्लीप में भी हम एक सीन को देखते हैं और उस सीन को देखते देखते हम उसमें डूब जाते हैं। अब वो सीन मतलब अगर मैरिज की बात की जाए तो मैरिज को मैनिफेस्ट करते वक्त कुछ लोगों के माइंड में विश फुलफिलमेंट का सीन बिल्कुल अलग होता है, कुछ लोगों के माइंड में कुछ दूसरा सीन जो होता है वो अपने माइंड में उस चीज़ को लेके चलते हैं। तो ऐसे ही आपको ये सीन को सेट करना है मैं आप सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करें। मतलब अगर ये सोचिए कि कुछ लोग बहुत दिन से वेकेशन पे नहीं गए एंड दे रियली वांट टू गो आउट एंड हैव फन टाइम, वो अपने एसपी के साथ भी अगर जाना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी एक बीच पे हैं जहाँ पर उनके एसपी जो हैं उनको प्रपोज कर रहे हैं और वो इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ऐसे किसी के लिए हो सकता है कि उनका एक फेवरेट स्पॉट होगा, कोई फेवरेट रेस्टोरेंट होगा जहाँ वो लोग अक्सर जाया करते होंगे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बीच आप रेस्टोरेंट को इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन सीन जिस लोकेशन में आप बैठे हुए हैं उस सीन में आपको 100% रिलैक्सेशन फील हो। ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्लेस में हम बैठे हैं और वो सीन इमेजिन कर रहे हैं, मतलब करने को वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर अगेन आपका जो मेंटल स्टेट है वहाँ पर 100% एट पीस होना चाहिए। तो इस सीन को आप डिसाइड करिए कि ये जो पर्टिकुलर सेटिंग ऑफ द सीन है वो क्या हो सकती है। जब आप सीन को सेट कर रहे हो उसमें आप ये डिस्क्राइब करें कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है, आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। आप उस पूरे के पूरे सीन का ये जो विविड डिस्क्रिप्शन है ये आप इस स्क्रिप्टिंग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपको इसके पीछे 2 पेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बातें आप यहाँ लिख सकते हैं और वो मैं अभी जब एग्जांपल दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इस सेटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने माइंड में कि अच्छा मैं इस जगह पे हूँ, इस जगह पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ये काम कर रही थी, देन आई एक्सपीरियंस्ड द फुलफिलमेंट ऑफ माई डिज़ायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इनकॉर्पोरेटिंग द सेंसेस, द 5 सेंसेस इनटू द सीन। जब भी आप डिस्क्रिप्शन अपने डिज़ायर का करें तो उसमें ये एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिए कि आपके 5 सेंसेस ने उस दौरान क्या फील किया। मतलब सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल। इन सारी चीज़ों को आप उनको डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, रिटन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट फोकस करिए कि 2 से 3 आपकी जो सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर थी उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, और उनका पूरा का पूरा ब्यौरा आप लिख सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि भाई मैंने आँखों से क्या देखा, उस समय मेरी आँखों ने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व किया, मैंने क्या क्या सुना उस दौरान, राइट, मैंने क्या क्या चीज़ें स्मेल किया। कुछ लोगों को अगर वो बैठे हैं और उनका फेवरेट मील आता है तो वो उस टेस्ट को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी चीज़ के टच को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो टोटली अप टू यू, लेकिन जो मेन आपके 5 सेंसेस की जो बात हो रही है यहाँ पे एक्सपीरियंस की, उनमें से एटलीस्ट 2 to 3 सेंसेस को इस पूरे के पूरे सीन में इनकॉर्पोरेट आपको ज़रूर करना है। ये मतलब जब ये आप पढ़ेंगे ना दोबारा तो ये आपके माइंड को ना बड़ा नेचुरल सा और बड़ा ऑर्गेनिक, जैसे कोई चीज़ हो रही है ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि अच्छा दिस इज़ अ सेटिंग, ये सेटिंग में ये पर्टिकुलर सीन है, इस सीन में जो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है उसको ऐसा महसूस हो रहा है और उस दौरान उसके मन में ऐसा चल रहा था, उसकी बॉडी में ऐसे ख्याल आ रहे थे। दिस इज़ व्हाट यू आर गिविंग टू योर माइंड एज द ओवरऑल एक्सपीरियंस। ऑल राइट, नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्क्रिप्टिंग प्रोसेस, इसके बाद आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब जब भी आप इस पर्टिकुलर पोजीशन में हैं जहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई आपको दिखाई दे रही है, आपको इस दौरान कैसा फील होगा। इन दिस मोमेंट व्हाट एग्जैक्टली आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग एक्साइटेड? आर यू फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट दिस मोमेंट? आर यू फीलिंग इंटरनल जॉय, या फिर अंदर से आपको कोई और फीलिंग आ रही है? इस फीलिंग का डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर लिखिए।
आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अंदर से एट पीस हैं, आप अंदर से सीरीन फील कर रहे हैं, ये वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन में होना बेहद ज़रूरी है। फिर एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैं टिप दूंगी, जितना नेचुरल लिखना चाहते हैं ना आप, जितना नेचुरल आप बातें करते हैं, जितना नेचुरल आप दिमाग में चीज़ों को सोचते हैं, उतना ही नेचुरल तरीके से आप चीज़ों को लिखिए। बहुत ज़्यादा फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें अनरियलिस्टिक चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर कोई नॉवल की स्टोरी नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी लाइफ की वो पार्ट की स्टोरी लिख रहे हैं जहाँ पर हमें पता है कि हमारी जो डिज़ायर थी वो एक्सप्रेस हो चुकी है। तो इसका मैं बहुत सिंपल मेथड आपको बताती हूँ। जब भी आप इतना इतने सारे डिटेल में मैं चीज़ें बता रही हूँ, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर आपको आज मैं कहूँ कि आपकी डिज़ायर पूरी हो गई है और इस खुशी को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, सपोज करिए आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, आप किस तरह से अपनी बात को उससे शेयर करेंगे, इस फॉर्मेट में आप अपनी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप उसको बताना चाहेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम अपने बेस्ट फ्रेंड से तो सारी बातें करते हैं ना, मतलब हम बताते हैं कि अरे यार क्या हुआ था उस दिन, तो कुछ नहीं, हम तो सुबह ऐसे ही नॉर्मली उठे थे, तैयार होके बाहर निकले और इस तरह से ऐसे ऐसे हमारे साथ एपिसोड हो गया, और एक एक डायलॉग जो जो चीज़ उस दौरान उस एपिसोड में हुई थी, हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। इन द सेम फॉर्मेट यू कैन राइट द इंटायर स्क्रिप्टिंग ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये रखना है, जितना ज़्यादा रियलिस्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको बहुत नेचुरल फील होगा और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा, ठीक है। मेरा क्या कहने का मतलब है, जैसे अगर किसी को प्रमोशन का अनाउंसमेंट होता है, वो पर्सन को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस बात की, तो वो पर्सन जब ये न्यूज़ उसके सामने आती है, उसको सबके सामने इस चीज़ के बारे में बताया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है, हाउ दैट पर्सन इज़ गोइंग टू फील। Of course that person is going to write things like it was completely uncalled for, it was completely unexpected, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल मत लिखिए, जैसे कुछ लोगों के माइंड में भाई पता नहीं होता है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनके माइंड में डाउट भी होता है। तो जब आप लिख रहे हो ये बात, तो वाई कांट यू राइट योर एक्चुअल इमोशंस कि येस आई वॉजंट श्योर वेदर आई वॉज द वन हु इज गोइंग टू गेट दिस बिग प्रमोशन, बट येस अल्टीमेटली आई वॉज द चोजन वन एंड आई कुड नॉट कंटेन माई एक्साइटमेंट, आई कुड नॉट कंटेन माई हैप्पीनेस। This is a very natural expression of delivering your script, कि मैंने ऐसा फील किया था, मेरे मन में डाउट था, मेरे मन में कहीं ना कहीं एक जो नेगेटिव इमोशन था वो था ज़रूर, लेकिन उसके बाद भी मेरी ये डिज़ायर पूरी हुई। आप देखिए जब इसको आप रीड करेंगे आपको कितना रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि वही तो है ना। आप अंदर से आंतरिक तौर से आपके मन में अगर किसी सवाल को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर जो रिएक्शन आता है उसमें डाउट्स भी आते हैं, कई बार उसमें कुछ हद तक नेगेटिव फीलिंग भी आती है। वो चीज़ों को जब आप लिखते हैं तो उससे आपकी पहचान होती है ना कि ये आपने लिखा है, किसी और ने स्टोरी नहीं लिखी है आपकी, ये आपने लिखा है। लेकिन एंड गोल उसमें भी आपके हिसाब से आपके फेवर में गया, आपके हिसाब से एंड गोल आपको मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Are you understanding what I'm trying to say? So these are the small tips which you need to take care of। मतलब जैसा मैंने कहा ना कि जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को स्टोरी बताते हैं, तो ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड के साथ तो हम हर चीज़ ओपनली शेयर करते हैं ना, कि when you felt scared, अगर आप किसी चीज़ से घबरा गए थे या डर गए थे, तो आप उसको बताते हैं ना बेस्ट फ्रेंड को, अरे यार मैं तो बहुत टेंशन में आ गया था, बोलते हैं ना आप ये बात। Why can't you write this in your scripting format? बिकॉज ट्रस्ट मी, आपकी स्टोरी की एंडिंग बहुत अमेजिंग है और आपका माइंड जो भी एंड चीज़ आप उसको पकड़ाते हैं वही पकड़ेगा। आपकी उसमें पूरे डे टू डे लाइफ की जो स्टोरी है, वो डे टू डे लाइफ की स्टोरी को आप उसमें नरेट कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं। हम जब बताते हैं, मैंने कहा ना, हम जब बताते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को स्टोरी, तो हम पूरी बताते हैं ना कि हाँ मैं उस दिन उठा था, मैं तो गया था ऑफिस और ऐसे ऐसे करके वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएटेड थी। हम पूरी चीज़ उसको नरेट करते हैं।
हम उसमें बहुत ही बोरिंग डिटेल्स जो होती हैं ना, कि हाँ मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, फिर रास्ते में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने ये खाया, फिर मैंने मैं यहाँ पर रुका, हम इतनी सारी बोरिंग डिटेल्स को भी ऐड करते हैं, क्योंकि वही चीज़ तो हमें रियलिस्टिक ज़्यादा बनाती है ना, वही एक्सपीरियंस तो हमारी बातों को हमें बनाती है ना, कि मतलब ये हमारा अवेयरनेस है, हम कैसे बात करते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है ना। जो अगला पॉइंट है वो यहाँ पर बहुत ख़ास है, वो ये कि उस मोमेंट को याद करिए, उस मोमेंट के बारे में इतना डिटेल लिखिए जिस मोमेंट पे आपको अपनी विश का फुलफिलमेंट दिखाई दिया था। उस समय आपके रिएक्शंस क्या थे, उस समय आपके आंतरिक मन में क्या चल रहा था, आपके दिल में क्या चल रहा था, आपके मन में क्या चल रहा था, वो एक्सप्रेशंस को डिटेल में लिखिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। अगर सिर्फ 2 लाइन में लिख के ख़त्म कर दिया, ओ येस आई गॉट द न्यूज़ ऑफ द प्रमोशन एंड आई फेल्ट हैप्पी, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि यही तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप भुलाए नहीं भूलना चाहते हैं। ये आपकी वो ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है कि जहाँ पर आपको जिस चीज़ के पीछे आप इतने दिनों से लगे हुए थे वो फाइनली अचीव हुई है। तो जब मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड को क्राउन मिला होगा, जो इतने सालों से प्रैक्टिस उस चीज़ की कर रही थी, उस क्राउन को पाने के बाद, जबकि वो जस्ट 30 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स की बात होती है, बट वो क्राउन पाने के बाद उनके मन में कैसी फीलिंग आ रही थी, वो उनके लिए हिस्टोरिक मोमेंट हो जाता है। इसी बात को तो हमें लिखना है, इसी बात को तो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आता है लास्ट बिट ऑफ द स्क्रिप्टिंग, विच इज़, अब आपने अपनी डिज़ायर को एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो गई। अब आपको लास्ट में लिखना है ग्रैटिट्यूड। थ्रू आउट द स्क्रिप्ट जो भी आपने फील किया, एंड में आपके पास वो आ चुका था जिसके बारे में आप हमेशा सोचा करते थे। अब आप इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। अपनी बातों को हर एक वर्ड के साथ ये एक्सप्रेशन दीजिए कि आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल अबाउट इट। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिज़ायर। Thank yourself for all the efforts that you have put in while you were going through the routine. आपने भी तो बहुत मेहनत की ना, इतनी सारी चीज़ों को, माइंड को कंट्रोल किया, मेंटल डाइट अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखी, अपनी चीज़ों को हमेशा फ्लिप करते रहे, जो भी नेगेटिव थॉट्स जो आपके मन में चलते रहे। तो भाई थैंक यू तो आपको अपने आप को भी बोलना चाहिए, फिर थैंक यू आपको सबकॉन्शियस माइंड को बोलना चाहिए, फिर थैंक यू आपको उन सारे कैरेक्टर्स को बोलना चाहिए जिनकी वजह से ये सीन जो है वो फुलफिल हुआ। ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशन देने के, ग्रैटिट्यूड देने के तरीके में आता है। तो आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये जो स्क्रिप्ट है आपकी, वो बार बार पढ़ने का मन करेगा ना इसको, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन ही तो है जो इस स्क्रिप्ट के अंदर जान डालता है। अगर एक्सप्रेशन लेस जो है वो स्क्रिप्ट रहेगी तो मज़ा क्या आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा ना मज़ा। तो इसलिए एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय, एक्सप्रेशंस ऑफ एक्साइटमेंट, एक्सप्रेशंस ऑफ अचीविंग what you always wanted in your life, ये चीज़ों से भर दीजिए अपनी स्क्रिप्ट को। ठीक है, नाउ लास्ट बिट इज़, जब आप इस पूरी स्क्रिप्ट को लिख दें, अब ये टोटली आपके ऊपर है। एक रफ़ आइडिया आपने लिया था, इस रफ़ आइडिया को आपने पेपर पे उतार दिया, पेपर पे उतारने के बाद उसको रफली जैसे जैसे जो माइंड में आता गया वो चीज़ें आप लिखते गए। अब अगर आप चाहें तो इसको रिव्यू कर सकते हैं, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ फालतू चीज़ें आपके मन में आ रही हैं कि नहीं ये तो बेकार की लाइन मैंने लिख दी है, ये बेकार का वर्ड मैंने यूज़ किया है, उसको आप रिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। जो भी आपके स्क्रिप्टिंग को पढ़ने के बाद आपके अंदर फीलिंग आती है, इस फीलिंग से जज करके अपनी स्क्रिप्ट को आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बाकी सारे क्राइटेरियाज़ की, मतलब फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट को एहसास दिला रही है आपके अंदर, आपको ऑथेंटिक जो है वो लग रही है कि ये ऑथेंटिक मैं हूँ जिसने ये सारी बातें लिखी है, ऐसी फीलिंग का एहसास हो रहा है, इन सारे क्राइटेरिया पे अगर आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल ठीक बैठती है तो आप इसको रिव्यू करके एज इट इज़ छोड़ दीजिए। लेकिन ठीक नहीं बैठती है तो आप इसको रिफाइन कर सकते हैं, और फिर ये स्क्रिप्ट आप बार बार पढ़ सकते हैं। जो भी आपको नेसेसरी चेंजेस करना ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद मैं अब आपको देती हूँ यहाँ स्मॉल टिप्स, ठीक है, जिनसे आप अपने स्क्रिप्टिंग के
मेथड को फ़न भी बना सकते हैं, प्लस साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ना, जो हर कोई बात तो करता है स्क्रिप्टिंग की, लेकिन इन टॉपिक्स के बारे में कोई बात नहीं करता है, मैं वो टॉपिक्स भी आज मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं भाई, स्क्रिप्टिंग डेली करनी चाहिए, आपका कॉल है। अगर आप स्क्रिप्टिंग डेली करने में बिलीव करते हैं, कुछ लोगों को होता है ना कि उनको लिखने की बहुत आदत होती है, उनका मन होता है एवरी नाइट दे वांट टू जर्नल समथिंग, एवरी नाइट दे वांट टू राइट व्हाट हैज़ हैपेंड ऑल थ्रू आउट देयर डे। तो वो चीज़ों को लिखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, एक्सप्रेशन रिटन फॉर्म में उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप चाहें इसको डेली लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डेली अगर स्क्रिप्टिंग करते हैं तो क्या सेम स्टोरी को बार बार रिपीट करना है, या डिज़ायर एक ही है लेकिन सीन हम बार बार चेंज कर सकते हैं। जो आपकी डिज़ायर है, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि ये मुझे चाहिए, तो स्टोरी आपकी टस से मस नहीं होनी चाहिए, स्टोरी आपकी एक ही होनी चाहिए। अगर स्टोरी आप चेंज कर देंगे तो पूरा जो गेम है इस मैनिफेस्टेशन का वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जब कोई हम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि इस वीडियो गेम के रूल्स क्या हैं, हमें ये भी पता होता है कि इस वीडियो गेम को स्टार्ट करने के बाद जो पूरी जर्नी है उसको हमें कैसे तय करना है, और लास्ट में हमें जो फाइनल कप होता है ना, मारियो अगर आपने खेला हो, वो फाइनल कप हमें मिल जाएगा उस कप तक पहुंचने के लिए हमें कहाँ कहाँ स्ट्रगल्स आएंगे, हमें कौन कौन से गेट्स को पास करना पड़ेगा। ये पूरा एक स्टोरी है जो बनाया गया है उस कप तक आपको पहुंचाने का। लेकिन हर बार अगर स्टोरी मैं चेंज कर दूं, हर बार मारियो को दिखा के मैं मारियो के अंदर कोई और गेम आपके लिए ले आऊं, ऑल्दो कप उसमें भी लास्ट में मिलेगा, लेकिन क्या आप उस चीज़ से रेजोनेट कर पाओगे? नहीं। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखने वाली, वो ये है कि रेपिटेशन इज़ द की। तो अगर आप किसी स्क्रिप्ट को लिखने के बाद उसको डेली रीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको लिखना चाहते हैं, देन यू नीड टू राइट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। तब तक लिखना है तब तक लिखना है जब तक आपका सैचुरेशन पॉइंट मन के अंदर नहीं आ जाता। सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद आपका खुद ही मन नहीं करेगा ना लिखने का, ना उसको रीड करने का। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज़ राइट, इफ़ यू आर capable of writing, then please write the same story every day until you have reached the point of saturation. एक बार आपको saturation मिल गया, आप mental rest पे पहुंच गए, after this you can let go. You can let go of the desire, you can let go of the attachment towards the desire, you can even let go of the technique, मतलब you can even let go of the scene also. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसको आप अलाउ कर रहे हो कि वो आपकी 3D में आने के लिए जो जो उसको प्रिपरेशन करनी है वो स्टार्ट कर दे। अब आप उसको वापस से और चीज़ें फीड नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो बात हुई उनके लिए जो डेली लिखना चाहते हैं, एक ही स्टोरी को डेली आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली नहीं लिखना चाहते तो सिंपल फॉर्मूला इज, वंस यू हैव रिटन दिस एंटायर स्क्रिप्ट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर, नाउ यू कैन रीड इट कपल ऑफ टाइम्स। आप इसको दिन में उठते के साथ ही पढ़िए, आप इसको रात को सोने से पहले कई बार पढ़िए, दिन में अगर मौका लग जाता है, अगर आफ्टरनून के मील के बाद आपको थोड़ा रेस्टिंग टाइम मिलता है, 2-4 बार आप अभी भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोग और इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम स्क्रिप्टिंग के पीछे तो हमने आधा पौना घंटा 1 घंटा लगाया, लेकिन अब हमें रीड करने का टाइम नहीं मिलता है, तो क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? रिकॉर्ड करके हम इस चीज़ को सुन सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। आप किसी भी फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ फिज़िकल फॉर्म में आप अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेशन दे रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में आप रिटन के फॉर्म में दीजिए, चाहे आप उसको रिकॉर्ड करके आप वापस से उसको अपने कानों में सुनिए, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आपका जो इनविजिबल थॉट था, जो सिर्फ अभी तक आपके माइंड में था, वो अब 3D रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। और जब वो एग्जिस्ट करता है 3D रियलिटी में, तो वो दिखाता है स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। टोटली आपका कॉल है कि आप इसको किस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, और इसके साथ आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं, इसको कितना ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को कितना ज़्यादा इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, कुछ लोग और ज़्यादा इसको फ़न करना चाहते हैं, इसमें फ़न ऐड करना चाहते हैं। तो एक बार आपको सैचुरेशन पॉइंट मिल गया तो अब आप उस सैचुरेशन पॉइंट के एक्सप्रेशन को भी आप विश फुलफिलमेंट के फॉर्म में दिखा सकते हो। तो मतलब आप ना कुछ पिक्चर्स को एडिट करके लगा सकते हो अपने विजन बोर्ड पे कि ये डिज़ायर मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, ये मैंने अपने माइंड में सैचुरेशन फील कर लिया है इसका। तो जैसे अगर एसपी के साथ आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो आप कुछ पिक्चर एडिट करके अपनी और अपनी एसपी की, जहाँ पर आप दोनों मैरिड बन के खड़े हो, वो आप पिक्चर आप लगा सकते हो। अगर आप कोई वेकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप एक टावर ऑफ पीसा या पेरिस की कोई जगह का एक पिक्चर लेके उसमें आप अपनी जो फोटो है वो बीच में लगा सकते हो। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट गेटिंग एडमिशन इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, तो आप उस कॉलेज के प्रीमाइसेस की जो पिक्चर है, कॉलेज की जो बिल्डिंग की पिक्चर है, उसके आगे अपनी पिक्चर लगा सकते हो। ये चीज़ आपके माइंड को इंडिकेट करेगी कि ये जो पूरा प्रोसेस मैंने किया है ना, जहाँ पर मैंने डिज़ायर को फील किया, सीन सेट किया, उसको बार बार मैंने इमोशन के तौर पे फील किया कि ये मेरी डिज़ायर फुलफिल हो गई है, मैंने ग्रैटिट्यूड फील किया और अब ये चीज़ ऑलरेडी मेरे माइंड में ये बैठ गई है कि ये चीज़ हो चुकी है मेरे पास्ट में। और इस पास्ट की एक मतलब डिज़ायर की एक मेमोरी को मैंने क्रिएट किया जो मैंने अपनी आंखों के सामने लगा दिया, जिसमें मेरी ये डिज़ायर फुलफिल होती मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तो इस तरह से भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है और वो ये कि व्हाट इफ़ यू डोंट फील दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। मतलब आपको अपने अंदर ही बहुत सारे डाउट हैं, तो क्या ये मेथड तब भी काम करेगा? लोग अभी भी ये डाउट में रहते हैं कि वो क्रिएटर ऑफ द रियलिटी हैं भी या नहीं। उनके मन में अभी भी ये क्वेश्चन है वेदर दे आर द गॉड ऑफ देयर रियलिटी और नॉट। वो अभी भी अपने आप को सेपरेट मानते हैं एक अपनी डिवाइन एनर्जी से। तो इन दैट प्रोसेस, अगर आपके माइंड में आप अपने से ज़्यादा एक सुप्रीम पावर को आप ज़्यादा वैल्यू देते हो, उन्हीं को वर्शिप करते हो और उनको अपने से सेपरेट आइडेंटिटी मानते हो, तो आप सिंपली एक लेटर के फॉर्म में अपनी विश का फुलफिलमेंट ये दिखा सकते हो उसमें लिखते वक्त। और ये लेटर आपका डेडिकेटेड होगा आपके सुप्रीम जो एनर्जी है, जिनको आप मानते हो, जिनको आप वर्शिप करते हो, मतलब गॉड के फॉर्म में जिसको भी आप वर्शिप करते हो, उनको लिखते हो कि डियर गॉड, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट यू हैव फुलफिल्ड माई डिज़ायर दिस एंड दैट। और पूरा एक्सप्रेशन आप उसके नीचे आप ये लिख देते हो और ये लेटर आप डेली पढ़ते हो, जिसमें सारा एक्सप्रेशन आपका इस बात पे फोकस है कि आपके ऑलमाइटी ने आपकी प्रेयर सुन ली, आपके ऑलमाइटी ने आपकी विश को पूरा कर दिया। और विश को पूरा करने के बाद अब आप कितना ग्रेटफुल फील कर रहे हो उनके सामने, आप इन बातों को वहाँ पर लिख रहे हो। तो ये बात भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग के दौरान जब मैं चीज़ें बताती हूँ तो मैं नेविल गोडार्ड सर की बातों को हाईलाइट करती हूँ। वो कभी नहीं कहते हैं कि गॉड इज सेपरेट फ्रॉम यू, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि गॉड इज विद इन यू। एंड हु इज गॉड विद इन यू? दैट इज द सुप्रीम पावर विच इज ऑल्सो नोन एज योर वंडरफुल इमेजिनेशन। तो मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको सारी टीचिंग्स देती हूँ, लेकिन देर आर सर्टेन पीपल जिनके माइंड में ये चीज़ें थोड़ा सा वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आप इस तरीके से भी अपनी डिज़ायर की फुलफिलमेंट को स्क्रिप्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद बात आती है कि क्या हमें डेट्स लिखनी चाहिए जिस डेट को हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर डिज़ायर हमारी पूरी हो जाए। क्या हमें डेट्स लिखनी चाहिए जब भी हम ये स्क्रिप्ट कर रहे हैं? देखिए, डेट आज की लिखिए। मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ किसी को भी कि आप उसमें जो डेट को आप ये चीज़ चाहते हैं आप वो डेट लिखें। आप डेट ना ही लिखें तो अच्छा है। मैं सिंपल एक इसका आंसर दूंगी यहाँ पर आपको। नेविल गोडार्ड सर की ना एक कोटेशन है जिसमें उन्होंने ये कहा है, मेक योर फ्यूचर ड्रीम अ प्रेजेंट फैक्ट बाय अज्यूमिंग द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल। तो जब भी आप किसी फ्यूचर ड्रीम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक डेट को भी इमेजिन कर रहे हैं जो कि अभी नहीं है, वो फ्यूचर में है, जब भी आप विश फुलफिलमेंट का एहसास करते हैं तो वो फ्यूचर ड्रीम राइट नाउ हो रहा है। और राइट नाउ आज डेट कौन सी है, आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आई वुडेंट पर्सनली सजेस्ट टू राइट एनी डेट। अगर आप रिकॉर्ड्स के लिए सिर्फ अपनी जर्नल मैनिफेस्टेशन जर्नल को आप मेंटेन करना चाहते हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर डेट पे ये डिज़ायर को फील किया था और मैंने लिख दिया। अब वो डिज़ायर आपकी हो सकता है 1 महीने बाद हो जाए पूरी, हो सकता है 2 दिन के बाद पूरी हो जाए। आप उसको हमेशा लुक बैक करने के लिए एक रिकॉर्ड के फॉर्म में अगर कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डेट। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर डेट को इमेजिन करके अपना फ्यूचर देख रहे हैं उस डेट पर,
आई वुडंट सजेस्ट टू राइट दैट डेट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ हाउ। अभी हमने व्हेन डिस्कस कर लिया, अब हम प्रोसेस ऑफ हाउ की बात कर लेते हैं। जब हम हाउ की बात करते हैं तो उसमें हम हर एक चीज़ को डिटेल्ड तरीके से लिखते हैं, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। वाइल मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट द हाउ एंड द व्हेन। और हाउ के अंदर आता है प्रोसेस, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो एसपी है वो आपसे पहले डेट के लिए बात करे, फिर वो आपके साथ घूमने फिरने जाए, फिर वो आपको अपने सारे फ्रेंड सर्कल एंड फैमिली से मिलाए, उसके बाद वो आपको प्रपोज करे। देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग इन सो मच ऑफ डिटेल। व्हाई? बिकॉज द हाउ एंड द व्हेन इज नॉट आवर हेडेक। ये हमारा हेडेक नहीं है। अभी सोचो, अगर हो सकता है कि आपका एसपी जो है वो ये सारे प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्ट आपको प्रपोज करने वाला था, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपने मैनिफेस्ट क्या करना चालू कर दिया, नहीं नहीं पहले वो मेरे से मेरे साथ डेटिंग करेगा, फिर मेरे को यहाँ वहाँ घुमाने लेके जाएगा, फिर उसके बाद मेरे को सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलाएगा। इट इज़ गोइंग टू टेक सच अ लॉन्ग प्रोसेस। सो व्हाई आर वी एडिंग मोर डिलेज इन टू आवर मैनिफेस्टेशन? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? जब हमें ये बात पता है कि हम क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के, तो क्रिएशन में हम जो फाइनल होगा, यानी मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक लग्जरी लाइफ है, मेरे पास मेरा लव्ड वन है, इतना बोलना काफ़ी है। आपको वो चीज़ें किस तरह से मिलेंगी, उस हर इस एक स्टेप को आपको इतना माइन्यूट तरीके से ना तो मैनेज करने की ज़रूरत है, ना ही उन इमोशंस को इन छोटे छोटे मोमेंट्स में आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है ऑलवेज गो टू द एंड। तो आपको प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट पर फोकस रखिए कि जहाँ पर वो मोमेंट आपको पूरा होता हुआ दिखाई दिया था। यू वॉन्ट योर एसपी टू प्रपोज यू, जस्ट राइट हाउ इट मेड यू फील, just write how you were the one who were feeling this entire emotions in this particular moment। ठीक है, उन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, उन्होंने कौन से कलर्स के आपको फ्लावर्स ला के दिए। आप लिखना चाहो बिल्कुल लिख सकते हो, आप सारी चीज़ों को लिख सकते हो, लेकिन मैंने कहा ना कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ को माइन्यूटली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा काम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा रखिए, वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीन्स लेकर आएगा। तो मेरा मानना ये है कि हमेशा एंड सीन को अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं जहाँ पर आपकी वो विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, उसी एंड सीन को यहाँ पर एक्सप्रेशन के तौर पर लिखिए। नो पॉइंट ऑफ गोइंग इन सो मच ऑफ डिटेल। ऑल राइट, अब इसके बाद एक और बात आती है कि मतलब हमें क्या हैंड रिटन नोट्स लिखने चाहिए, या हम इसको फ़ोन में या अपने लैपटॉप में भी लिख सकते हैं। देखिए, मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपकी हैंड राइटिंग से आपके माइंड का ऑलरेडी कनेक्शन है। कहीं पर भी आप कोई चीज़ अपनी हैंड राइटिंग में अगर लिख के छोड़ देते हैं तो आपका माइंड तुरंत इमीडिएटली उस चीज़ को पहचान लेता है, क्योंकि वो जानता है आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। सोचो ना, आप एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी लिखते हो, या अगर आप छोटा सा एक कैट या डॉग जैसे 3 लेटर का वर्ड भी लिखते हो, तब भी आपका माइंड पहचान जाता है कि आपकी हैंड राइटिंग है। तो आपको वही कनेक्शन तो बनाना है अपने एक्सप्रेशंस के साथ, अपनी राइटिंग के साथ, और अपने जो वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं, अपने माइंड को आप यही तो इंडिकेट कर रहे हो कि ये मेरा लिखा हुआ है, दिस इज़ मी हुज राइटिंग, राइट। तो मैं सजेशन ये दूंगी यहाँ पर कि पर्सनली हैंड रिटन आप लिखिए चीज़ों को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं हैंड रिटन चीज़ें लिखने में, मतलब लिखते लिखते हम बोर हो जाते हैं, या इतनी आदत नहीं रह गई है, या घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अपनी जर्नल डायरी मैंने लिख के रख दिया घर में, मैनिफेस्टेशन जर्नल जो है रखी हुई है, और पीछे से किसी के हाथ लग गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई या फिर अगर आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है और आप उस राइटिंग को खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं, तब भी आप चाहते हैं कि नहीं मतलब मुझे हैंड रिटन चीज़ें मत बोलो लिखने के लिए, तो इन दैट केस आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देन उस फ़ोन को इस्तेमाल करने के बाद आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा रिपीटेडली आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इम्प्रेशन आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने कोई चीज़ जैसे एक
बाकी डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, जैसे बाकी आर्टिकल्स आप लिखते हैं, बाकी ईमेल्स लिखते हैं, ऐसे वो भी एक चीज़ लिख के आपने छोड़ दिया, उसका मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो मीनिंग रिलेट करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, अब लास्ट बात यहाँ पर आती है कि हमने लिख तो दिया बहुत सारा, हमने डायरी भर दी पूरी, अब इस डायरी का करें क्या? हमारा सैचुरेशन पॉइंट भी आ गया है और अब हमें बिल्कुल नीड नहीं लगती है कि वापस से ना इस डायरी को हम खोल के पढ़ें। टोटली आपका कॉल है, आप इस डायरी का क्या करना चाहते हैं। एक बार आपका सैचुरेशन पॉइंट आपको मिल गया, अब इस रिटन फॉर्मेट में लिखी हुई चीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो आप चाहो इसको आप डिस्कार्ड कर दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, इसको आप किसी को बांट दो, टोटली आपका कॉल है। इसके साथ अब आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेट गो कर दिया है, आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हो। तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर दो, जला दो, इसको फाड़ के फेंक दो, आप इसको रद्दी वाले को दे दो, टोटली आपका कॉल है। ठीक है ना। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको स्क्रिप्टिंग के दौरान ध्यान में रखने चाहिए। इस वीडियो को ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा, जब जब आप स्क्रिप्टिंग करना चाहेंगे ये वीडियो आपको हर बार मदद करेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर इन सारे पॉइंटर्स को आप दिमाग में रखते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि अब आप कोई बस हे वायर करके कोई चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली उस चीज़ को ऑथेंटिकली स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन गारंटीड रिजल्ट्स आपको दे। ऑल राइट। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई, आप लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ये इंग्लिश में ही लिखना है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप मिक्स लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, आप अपनी होम टाउन लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, आप जो भी स्लैंग्स यूज़ करना चाहते हैं, जो भी रिटन एक्सप्रेशन अपनी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, या पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही आप दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अगर आप एसपी के साथ, अपने क्रश के साथ आप डेट पे जाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रिप्ट कुछ ऐसे हो सकती है कि, अच्छा मैं यहाँ पर हिंदी में आपको बता देती हूँ ताकि सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आज मैं जब सो के उठी तो इट वॉज़ अमेजिंग वेदर। मतलब ये इस तरह से मैं भी लिखती हूँ कि मैं मिक्स कर देती हूँ चीज़ें, या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ। तो इट वॉज़ एन अमेजिंग वेदर, और आप क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है तो आप इस इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही बरसात हुई थी, तो इसकी वजह से जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गया है, और मैं खिड़की के बाहर जब देख रही थी तो मुझे बहुत अमेजिंग व्यू दिखाई दिया। सन नहीं निकला हुआ था, लेकिन स्टिल द एयर वॉज ब्रीजी एंड इट वॉज कूल एंड आई वॉज जस्ट enjoying the weather along with my cup of tea. And all of a sudden I received a text on my phone. मैंने एक टेक्स्ट को रिसीव किया अपने फ़ोन पे, और वो टेक्स्ट सरप्राइजिंगली मेरे क्रश का था। For few seconds I could not shake this feeling that oh my god I have received a text from my crush. मैं कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाई, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि ये क्या वाकई में सच है कि मेरे क्रश का मैसेज आया है। मतलब कुछ देर के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे इस चीज़ को एक्ट आउट करना चाहिए और कैसे इसको अब्जॉर्ब करना चाहिए। इतना एक्साइटमेंट मुझे हो रहा था, और हमारे एक्साइटमेंट के मैं अभी तक टेक्स्ट को खोल भी नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे को इसी बात की इतनी खुशी थी कि मेरे पास मेरे क्रश का टेक्स्ट आया था, मेरे क्रश का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। ओके, नाउ यू कैन गो अहेड एंड राइट थिंग्स लाइक, एंड द मोमेंट आई ओपनड आई सॉ हिज गुड मॉर्निंग मैसेज विद अ स्माइली इमोजी एंड आई वाज सो हैप्पी। आई वाज एक्चुअली स्माइलिंग व्हाइल रीडिंग दिस टेक्स्ट मैसेज, और मैंने इमीडिएटली जब रिस्पॉन्ड बैक किया तो एक सेकंड के अंदर ही वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि व्हाट आर यू डूइंग टुडे, एंड आई रिप्लाइड कि नथिंग मच, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। और फिर वहाँ से जवाब आता है कि बिकॉज आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग यू आउट टू माई फेवरेट कॉफ़ी शॉप, एंड आई कुड नॉट कंटेन माई एक्साइटमेंट। मैंने ये जैसे मैसेज पढ़ा, मुझे कुछ सेकेंड्स का टाइम लगा अपनी इस एक्साइटमेंट को अपने अंदर कंटेन करने के लिए, क्योंकि आई वॉज ऑलमोस्ट जंपिंग अप एंड डाउन। ये एक्सप्रेशंस आपको लिखने हैं अपनी स्क्रिप्ट में। ये मैं एक्सप्रेशंस आपको दे नहीं रही हूँ, ये एक्सप्रेशंस आपको अपनी स्क्रिप्ट में लिखने हैं।
ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ आपको बता के एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, इन्हीं एक्सप्रेशंस को आप अपनी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। एंड देन यू सेड येस टू दिस प्रपोजल, एंड येस यू वर सो एक्साइटेड टू गो आउट ऑन अ डेट विद योर क्रश। तो आपने अपनी फेवरेट ड्रेस निकाली, आपने बहुत सुंदर सा मेकअप किया, यू ट्राइड योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्वेलरी, एंड देन यू वर सुपर एक्साइटेड, यू वर ऑन क्लाउड 9। आप इस तरह के एक्सप्रेशन उसके अंदर डाल सकते हैं। आप जब रास्ते में जा रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था, आप पूरे रास्ते रोमांटिक सॉन्ग्स को सुनते हुए गए, आप बार बार चेहरे पे आपकी खुशी आ रही थी, आपके चेहरे पे स्माइल आ रही थी वाइल लिसनिंग टू दोज रोमांटिक सॉन्ग्स। और वो इतना लंबा रास्ता आपसे कट नहीं रहा था क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी आपको अपने क्रश से मिलने की। और जब वहाँ आप पहुँचे तो आपने इस तरह का एनवायरनमेंट देखा, आप एक पर्टिकुलर टेबल पर गए जहाँ पर आपका क्रश ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था, उसने आपको देखा और बड़ी सी ह्यूज सी स्माइल उनके चेहरे पर थी। आप लोगों ने एक दूसरे को हग किया और फर्स्ट टाइम आप जब उनके साथ बैठे तो आपको लगा कि बस मेरा वर्ल्ड यही है। ये एक्सप्रेशंस आप वहाँ दे सकते हैं। आपको कैसा फील हो रहा है इस पूरे स्क्रिप्ट के दौरान, आप इन चीज़ों को बार बार एक्सप्रेशंस के साथ वहाँ लिख सकते हैं। और सारा जब आपने डेट का एक्सपीरियंस ले लिया तो आपने क्या क्या फील किया वो अपने इमोशंस डाले, 5 सेंसेस को वहाँ पर डाला, और साथ ही साथ जब सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया आपने, अब लास्ट में आपने यहाँ पर ग्रैटिट्यूड लिखना है कि मैं आज भी इस दिन को लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ। ये मेमोरी मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक मेमोरी में से एक है जिसको मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ। इट वॉज मोर और लेस लाइक अ मूवी लव। आई enjoyed, I loved every second of this day, and I am so happy. I am so grateful for this wish fulfillment. I am so grateful कि मेरे साथ जैसा मैंने चाहा था वो सारा एक्सपीरियंस आज मेरे साथ हुआ, और इस एक्सपीरियंस को मैं लाइफ में हमेशा चेरिश करूँगी। मैं लाइफ में हमेशा इस चीज़ की खुशी मनाऊंगी। ठीक है, आप इस तरह से अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको यहाँ एंड कर सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर ये मैंने डेट पे ले जाने की बात की, ऐसे आप मैरिज का सीन लिख सकते हैं। ऐसे आप अपने किसी कॉलेज में, आपको ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना था, आप वहाँ का लिखना चाहते हैं तो वहाँ लिख सकते हैं। आज नॉर्मल दिनों की तरह मैं भी सुबह उठी और उठने के बाद काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी नींद आई, क्योंकि इतने दिनों से तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही थी। अब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन फ्री थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि आज तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डेट है, और जैसे मैं रूम के बाहर निकली तो पूरे घर में एक अजीब सा एक्साइटमेंट का माहौल था। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन दिस डे बिकॉज दिस वाज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आज एग्ज़ाम का रिजल्ट आना था। और अंदर से आई वॉज फीलिंग बटरफ्लाइज, अंदर से आई वॉज फीलिंग ऑल्सो एक्साइटमेंट, ऑल्सो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल नर्वस, क्योंकि ये दिन मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था। आज का रिजल्ट मुझे ये बताता कि मैं अपनी लाइफ में अपने सपनों को जी सकती हूँ या नहीं। इस तरह की बातें आप अपने मॉर्निंग रूटीन में बता रहे हैं। एंड देन फिर यू आर एडिंग थिंग्स लाइक कि हम सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ के मॉर्निंग टी ले रहे थे, लेकिन सबकी बातें सिर्फ एग्ज़ाम्स के बारे में थी, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में थी, हर किसी बच्चे के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में थी जिन्होंने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया था, जो मेरे फ्रेंड्स थे। ठीक है, और तब मुझे एहसास होता है कि टाइम आ चुका है, 10 बजे का रिज़ल्ट निकलना था। अब टाइम आ चुका है जब मुझे अपने लैपटॉप को खोलकर अपनी वेबसाइट पे अपना रोल नंबर डालना चाहिए। हाथ काँप रहे थे, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी, आई वॉज स्वेटिंग लाइक हेल, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मन में इस चीज़ का विश्वास भी था कि आज के बाद सब चीज़ बेहतर होती चली जाएगी। मैं अपने पेरेंट्स का जो सपना है वो पूरा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इस तरह से आप चीज़ों को लिख रहे हैं। एंड देन राइट दोज थिंग्स। जब मैंने लैपटॉप खोला और उस मोमेंट में जब मैंने उस वेबसाइट को, अपने कॉलेज की रिज़ल्ट की वेबसाइट को जब मैंने खोला, तो कुछ देर के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ रोल नंबर डालने के बाद कि मेरा नाम कॉलेज के एडमिशन लिस्ट में आ चुका था। I could not believe my own eyes. For fraction of seconds मुझे लगा मैं किसी पैरेलल वर्ल्ड में हूँ। मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं इसी दुनिया का हिस्सा हूँ। ये एक्साइटमेंट, ये थ्रिल आपका अपनी राइटिंग में होना चाहिए।
और जैसे मैंने ये चीज़ को महसूस करने में कुछ सेकंड्स लगाए, ऐसे ही मेरे पेरेंट्स को भी कुछ सेकंड्स लगे इस बात को ऑब्जॉर्व करने में कि वाकई में मेरे ड्रीम कॉलेज में फाइनली उस जगह पे एडमिशन हो गया। और दे वर सो हैप्पी, दे वर सो हैप्पी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मेरे फादर ने तो मुझे एक बार को उठा लिया, अपने गोदी में उठा लिया जैसे मैं उनका एक छोटा सा बच्चा हूँ, और मारे खुशी के वो एक दूसरे को मुंह मीठा करा रहे थे। मेरी माँ ने मुझे कितना सारा प्यार किया, मुझे शी किस्ड मी ऑन माई चीक्स एंड शी वॉज ब्लेसिंग मी। और आउट ऑफ एक्साइटमेंट उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे, जिसको मैं बार बार उन्हें गले लगा के उन्हें चुप करा रहा था, लेकिन वो मारे खुशी के बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपने इमोशंस को, और उस खुशी को मैं अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पा रहा था कि आज ये आंसू जो इनकी आंखों से निकल रहे हैं, जो खुशी के आंसू हैं, इसका कारण मैं हूँ। ये एहसास मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। इस तरह से आप अपनी स्क्रिप्टिंग को इमोशंस के साथ पूरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और लास्ट में उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। नाउ सेम गोज़ फॉर योर मनी स्क्रिप्टिंग। अगर मनी आपको लाइफ में चाहिए तो डेट पर फोकस ना करके आप जिस ज़रिए से अपनी लाइफ में मनी को कमाना चाहते हैं, उस ज़रिए के थ्रू आप देखिए कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो आपका सीन जो भी हो सकता है कि मैं आज घर से उठा और जब मैं ऑफ़िस गया तो देखा कि ऑफ़िस में ऑर्डर्स की भरमार लगी हुई थी। विद इन 2 days वीकेंड के अंदर ही इतने ऑर्डर्स आए थे कि हमारा जो बिज़नेस का जो प्रॉफिट था वो अप्रॉक्सीमेटली 150% बढ़ गया था। मैंने 2 दिन के अंदर ही इतना पैसा कमा लिया था जो कि मैं महीने के एंड में कमाता था। और ये बात जान के बहुत खुशी होती है कि मेरे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और हमारे ऑर्डर्स दिन ब दिन मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इस खुशी का एहसास मैं अपने घर वालों के साथ भी शेयर करना चाहता था, जिसके लिए मैं रात को जब घर पहुंचा तो मैं वहां पर उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर गया, मैं खाने के लिए मिठाइयाँ लेकर गया, और मैंने ये चीज़ उनके साथ शेयर किया, जिससे मेरे घर के जो मेंबर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और सभी के चेहरों पे मैं वो पीस ऑफ माइंड की जो खुशी है वो मैं देख पा रहा था, और साथ ही साथ सबको मन में ये सुकून था कि हाँ, अब हम एक लग्जरी लाइफ की तरफ पहला पड़ाव रख चुके हैं। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, और आप अपने बिजनेस को ग्रो करता हुआ देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप नीचे ये ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। ये सारी सक्सेस का जो क्रेडिट है वो अकेला मेरा नहीं है। ऑफ कोर्स ये सारी सक्सेस में मेरे फैमिली वालों का बहुत हाथ है। उन्होंने कितना कुछ सपोर्ट किया है, कितने जगह पर मुझे सपोर्ट किया है। अगर वो लोग ना होते, इस सक्सेस को कभी अचीव नहीं कर पाता। फिर आप अपने वर्कर्स को, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको ग्रैटिट्यूड कह रहे हैं कि उनकी वजह से इस इतने बड़े गोल को मैंने अचीव किया। अगर वो लोगों का सपोर्ट नहीं होता, अगर वो अपने हाथ को इस बिज़नेस में नहीं लगाते, तो ये बिज़नेस कभी आगे इतना बड़ा नहीं हो सकता था। देन यू आर सेइंग ग्रैटिट्यूड टू योर कस्टमर्स कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू bring you the best of the best product in the market, and love to see that you have loved my products, love to see that you are so happy with my product and services. So thank you so much for all the love that you have given me. तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को इसमें लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और ये मतलब 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल्स भी दे दिए, मनी का दे दिया, एग्जाम का दे दिया, SP का दे दिया। आई थिंक अब आपको आइडिया तो लग गया होगा। प्लीज़ क्वेश्चन मेरे को जब आप पूछते हैं ना, तो एक बार वीडियो को अच्छे से सुन लिया कीजिए। मुझे लगता नहीं है कि इतना डिटेल में कोई वीडियो में समझाता है, और अगर इतनी डिटेल वीडियो आपको बताई जाती है ना, तो वो सिर्फ इसलिए बताई जाती है ताकि आप इस चीज़ को लर्न करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। आप एक नई परेशानी लेकर मेरे साथ आ जाएंगे। अब जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक अभी इस स्क्रिप्टिंग में कवर नहीं किया है, कि मैंने सिर्फ SP, मनी और एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया है। अब आप ये कहेंगे नहीं, लेकिन मैम मैरिज का तो सीन आपने बताया नहीं। नहीं मैम, वो डिवोर्स्ड पर्सन
है या ऑलरेडी मैरिड पर्सन है उसके साथ मुझे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो ये तो आपने बताया नहीं। अरे आप फॉर्मेट समझिए ना। आप अगर फॉर्मेट समझ लेंगे तो आपको कोई भी डिज़ायर को स्क्रिप्ट करने में या कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। शॉर्टकट लाइफ में अगर आप चाहते हैं तो उसके सक्सेस जो आएगी भी ना आपकी लाइफ में, वो कभी सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी। सो प्लीज़ लर्न द प्रोसेस एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ वो वाकई में इतना डिटेल में होती है कि कई बार मुझे खुद लगता है कि इतना भी मुझे डिटेल में नहीं बनानी चाहिए थी वीडियो, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग अभी न्यू हैं, उनको नहीं पता है सारी चीज़ों के बारे में। इसीलिए मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स देती हूँ, इसीलिए मैं बहुत इन डेप्थ छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करके, टिप्स और टेक्निक्स को इंक्लूड करके वीडियो बनाती हूँ। लेकिन वो इसलिए बनाती हूँ ताकि आप चीज़ों को लर्न कर सकें। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, ये जो टॉपिक बताया गया है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, लेकिन बस एक दूसरी डिज़ायर लेकर आ गए, अब बताइए इसमें एफर्मेशन क्या लिख सकते हैं, आप बताइए इसमें स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं, आप बताइए इसके सैट्स में मैं क्या देखूं, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है मुझे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉय टुडेज़ वीडियो। बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने आज आपको इस स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड वीडियो में दे दिए हैं। अगर आप वाकई में सीरियसली इस स्क्रिप्टिंग मेथड को करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नी में इंक्लूड करना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, देन ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अलावा आपको कुछ और देखने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ कवर है, सब कुछ कवर्ड है कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन को स्क्रिप्टिंग में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, नेविल गोडार्ड सर की टेक्निक्स को आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, जब स्क्रिप्ट करते हैं तो किस फॉर्मेट में आपको स्क्रिप्टिंग लिखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको ऐड नहीं करनी चाहिए, हाउ एंड व्हेन के प्रोसेस को क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि डिटेल में वीडियो बन सकती है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत एफर्ट गया है इस वीडियो को बनाने में। मैंने बहुत रिसर्च करके और बहुत सारी चीज़ें खुद के दिमाग से सोच के कि शायद ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी तरफ से, शायद ये परेशानी आ सकती है आपकी तरफ से, तो उन चीज़ों के आंसर्स मैंने इसी वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया और आज की वीडियो आपको कितनी पसंद आई। ठीक है ना? सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लव टुडेज वर्क, एंड इफ़ येस, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा, और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले मैं फिर कहूँगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेविल गोडार्ड सर से रिलेटेड, विच इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन, उनकी टीचिंग्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाई हुई चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या कर सकता है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। वहाँ पर भी मैं बहुत मोटिवेशनल कोटेशंस अगेन कमिंग फ्रॉम नेविल गोडार्ड सर, उनकी मैं डालती रहती हूँ, तो आपको एक डेली डोज ऑफ मोटिवेशन भी वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को बहुत डिटेल फॉर्मेट में समझना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आप मेरा VIP प्रोग्राम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको वहाँ पर बुक्स के हर एक चैप्टर की एक डिटेल वीडियो मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको सब कुछ बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाई हुई चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, क्योंकि नेविल सर की जो इंग्लिश है वो ओल्ड स्कूल है, तो काफ़ी लोगों को इंग्लिश के जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन उसका चाहते हैं और उसको एक सिंप्लीफाइड डे टू डे लाइफ में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अगर उस तरह से आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप VIP प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं है VIP प्रोग्राम में, उसके साथ साथ जो मंथली चैलेंज, वीकली चैलेंज, मैनिफेस्टेशन गोल से रिलेटेड आपके होते हैं, हम उनको भी लेते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैटिट्यूड चैलेंज हो गया, मैनिफेस्टेशनल चैलेंज हो गया, जिसके अंदर आप कोई भी डिज़ायर को कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आप उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं बाय लर्निंग थ्रू दोज वीडियोज़। उनकी वीडियोज़ भी उसी पैकेज में आती हैं, तो बहुत ही छोटे प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल उसमें मिल जाता है। सो येस, अगर यू फील लाइक दिस इज़ समथिंग फॉर यू, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द प्रोग्राम। ज्वाइनिंग करने के लिए सब्सक्राइब बटन से जो पहले बटन है विच इज़ ज्वाइन बटन, आप उसको जब क्लिक करेंगे बाकी की गाइडलाइंस आपको यूट्यूब बता देगा किस
किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है. सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव इंजॉयड एवरीथिंग फ्रॉम टुडेज़ वीडियो. और अब मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग.